हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए जुट गए होंगे। हम सैम्पल पेपर 2016 का सेकंड सेमेस्टर लेकर चल रहे हैं। उसके हमने 3 सेट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 2016 का सेट सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे दो बिंदुओं के बीच का डैश कहा जाता है। इसमें 4 ऑप्शन में से एक आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत, दूसरा है प्रतिरोधक, तीसरा है विभवांतर, चौथा डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु आवेश को ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो ऑप्शन सी आंसर आएगा, विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो उसकी चालकता हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा है कि प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लंबाई को आधा किया गया है, इसका मतलब प्रतिरोध आर भी आधा हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे लंबाई का मान होगा वैसे वैसे ही प्रतिरोध का मान भी घटेगा या बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान घटने पर विद्युत धारा जो है उसका मान बढ़ जाएगा क्योंकि विद्युत धारा और जो आर प्रतिरोध हैं वे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान जो है घट रहा है, इसलिए विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी वो आधा हो गया। तो विद्युत धारा का मान जो है दुगना हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन है हमारे वो बी ऑप्शन आएगी, दोगुनी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम है एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी किसी एक ऐसी आदत के विषय में लिखिए जिसमें परिवर्तन लाकर आप पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। इसमें हर एक विद्यार्थी की अपनी अपनी आदत होती है, तो वो खुद की आदत लिखें कि भाई ऐसा हम क्या करते हैं कि पर्यावरण को नुकसान होता है और अगर हम उस आदत को सुधार लें तो पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे हम बाज़ार से कोई सामान लाते हैं, थैलियों पॉलीथीन वाली थैलियों में लेके आते हैं, तो बाज़ार जाते समय हमें घर में सिला हुआ या जूट का या कपड़े का थैला लेकर जाना चाहिए, जिससे पॉलीथीन का इस्तेमाल कम होगा और हम पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। दूसरा, हम बिजली के उपयोग के बारे में बता सकते हैं कि बिजली का उपयोग कैसे कम करें और स्कूल से आने जाने का हम क्या साधन इस्तेमाल करते हैं। भाई बाइक या स्कूटर पर आते हैं तो हम अगर थोड़ी दूर स्कूल है तो हम पैदल भी आ सकते हैं, इससे भी हम जीवाश्म ईंधनों की बचत कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं जो हम अपने अंदर सुधार सकते हैं और पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ही लिखेंगे। आपकी जो भी आदत है जो आप उसमें सुधार लाकर पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। हमारे पर्यावरण के चारों ओर एक सुरक्षा परत है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। उस परत का नाम है ओजोन परत। यह ओजोन परत है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं? अजैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। ऐसे 2 तरीकों का वर्णन कीजिए जिनसे एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सके। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं,
तो देखो, हम सैम्पल पेपर से हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर इनकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो हम यही क्वेश्चन बार बार हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो ये पीछे भी आया है हमारा, विद्युत चुम्बकीय शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ हमने 3 तरीके दे रखे हैं। पहला तरीका है, कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर। अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय शक्ति भी बढ़ जाती है। और दूसरा है, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाकर। कुंडली के अगर हम फेरों की संख्या बढ़ा देती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही प्रबल हो जाएगा। एक और दे रखा है, नरम लोहे की क्रोड का उपयोग करके। आपको एग्ज़ाम में 2 ही लिखने हैं, अब कोई भी 2 लिख सकते हो। कुंडली के अंदर नरम लोहे की छड़ या क्रोड रखने पर यह एक मजबूत चुंबक बन जाता है, क्योंकि नरम लोहा आसानी से चुंबकित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, हर एक कोड में जैव आवर्धन आया हुआ है, तो जैव आवर्धन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीछे भी समझाया गया है, पिछली वीडियो में भी, कि जैव आवर्धन हमारी जानकारी के बिना कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारी आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। यानी कि हम खाना खा रहे हैं, हमने भोजन पौधों को खाया, पौधों को किसी मतलब मान लीजिए किसी शाकाहारी ने खाया, शाकाहारी को किसी मांसाहारी ने खाया, तो वो जो पौधों में हानिकारक रसायन थे वो शाकाहारी से होते हुए मांसाहारी तक पहुंच जाते हैं। और जो उच्च स्तर पर होता है, सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा रसायन उसी के शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे मानव है, सबसे पोषक स्तर के ऊपर शीर्ष स्थान पर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा इनमें रसायन होते हैं और इसलिए इसे जैव आवर्धन कहते हैं। ये पौधों में कैसे पहुंचते हैं? पौधों में जैसे किसान हैं, कीटनाशक, पीड़कनाशक, शाकनाशी छिड़कते हैं जब फसल उगाते हैं, तो वो मिट्टी में भी चले जाते हैं। और जब पानी देते सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के द्वारा वो नदियों, नालों, जोहड़ में चले जाते हैं। वहाँ से जब हम जीव पानी पीते हैं या तो उनके शरीर में चले जाते हैं और मिट्टी से जो है पौधों में भी चले जाते हैं। और ये ऐसे रसायन हैं जिनका अपघटन नहीं होता, ये धोने से भी इन पौधों में से नहीं निकलते। हम जैसे फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो इनके अंदर होते हैं और ये हम कितना ही इनको साफ़ सुथरा कर लें, धो लें, ये उसमें से निकलते नहीं हैं। इसलिए ये हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं और ये जैव आवर्धन का कारण बनते हैं। ये हमारा 5वां और 6ठा क्वेश्चन अब सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये नहीं करने हैं। अब हमारा जो है सेक्शन बी रसायन विज्ञान शुरू हो गया है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कीटोन का जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वो C द्विआबंध O होता है, एल्कोहल का OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का C डबल बॉन्ड H होता है, C डबल बॉन्ड OH होता है। तो यहाँ प्रोपेनॉल एक एल्डिहाइड है। जैसे कि हम कैसे पहचानेंगे प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है? पीछे इसके जो हमारा प्रत्यय लगा हुआ है वो L लगा हुआ है और L जो होता है वो एल्डिहाइड के लिए है। प्रोपेनॉल L ऐसे याद कर सकते हो, प्रोपेनॉल L है पीछे और एल्डिहाइड L से ही स्टार्ट। वैसे तो अल्कोहल भी L से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोपेनॉल का जो प्रत्यय होता है वो L होता है, पीछे लगा होता है। तो CHO इसके हमें ये याद करना पड़ेगा कि एल्डिहाइड है। तो इसका राइट आंसर है C, एल्डिहाइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथाइन का आणविक सूत्र क्या है? एथाइन जो है एल्काइन है। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है
सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 है। और एथाइन एथ है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो Mn की जगह 2 वैल्यू पुट करके एथाइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो C2H और 4H2 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी वाली है, C2H2। ठीक है। जो ए ऑप्शन है हमारी वो मैथेन है, जो सी ऑप्शन है हमारी वो है एथीन है, और जो डी ऑप्शन है हमारी एथेन है। तो इसका राइट आंसर है बी, C2H2। अगला हमारा क्वेश्चन है, एथेन का सूत्र व इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इसके लिए आप देखिए, एथेन का सूत्र वैसे ही इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। n की वैल्यू 2 रखने पर हमारा फार्मूला C2H6 आ जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के लिए देखिए आप, हम एथेन का संरचनात्मक सूत्र लिख लेंगे, और संरचनात्मक सूत्र लिखने के बाद हम इनके इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे। और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉनों से वो साझेदारी कर सकता है। तो 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहे हैं, तो यहाँ एक आबंध बन जाएगा। और जो कार्बन है वो तीन जो इसके इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, वो एक एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन आएंगे एक कार्बन के साथ, और उनके साथ इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके वो 3 आबंध बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा इसका एथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हम दर्शा सकते हैं। ये देखिए, और ये एथेन का फार्मूला इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है इसकी। ग्यारहवां 12वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड किसे कहते हैं? इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। पहले वाले में हमारा एक में अल्कोहल आया है, एक में कार्बोक्सिलिक अम्ल आया है, और इस जो सेट में है सी सेट में हमारा एल्डिहाइड आया है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह लगा होता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। और इसके प्रथम 4 सदस्य हैं। तो एल्डिहाइड का जो प्रकार्यात्मक समूह है वो CHO होता है। तो पहला जो है मैथ में यानी कि एक कार्बन होता है, इसलिए एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह में ऑलरेडी एक C है, इसलिए हम इसमें एक सिर्फ H लगा देंगे, तो ये हमारा मैथेनॉल का सूत्र हो जाएगा। और इसके संरचनात्मक सूत्र इसको हम ऐसे लिख देंगे HC द्विआबंध और H। फिर है एथेनॉल, इसमें 2 कार्बन है, तो CH3CHO इसका सूत्र हो जाएगा। और इसकी संरचनात्मक सूत्र ये देखिए ऐसे हो जाएगी CH3COOH। फिर हमारा प्रोपेनल है। प्रोपेनल में 3 कार्बन होते हैं, तो इसका फार्मूला है CH3CH2CHO। इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वो हमारा इस तरह हो जाएगा, 3 C को अलग अलग लिख लीजिए, और उनकी फिर संयोजकता है 4, उसकी हम पूरी कर देंगे H लगाकर। इस तरह से ये हमारा प्रोपेनल का संरचनात्मक सूत्र हो जाएगा। फिर हमारा है ब्यूटेनल। ब्यूटेन में 4 कार्बन है, इसलिए हम 4 कार्बन इस तरह CH3 CH2 CH2 CHO ऐसे हम फार्मूला लिख लेंगे। और संरचना सूत्र ऐसे लिखते हैं, CH3 4 कार्बन को सीधी श्रृंखला में लिख लेंगे, और फिर लास्ट वाले कार्बन पे हम एल्डिहाइड ग्रुप प्रकार्यात्मक समूह बना देंगे, और 3 जो कार्बन हैं उन पे उनकी हाइड्रोजन से संयोजकता उसके आबंध पूरे कर देंगे। 4 संयोजकता जो होती हैं उसको पूरा कर देंगे हमें। ये तो इस तरह से हमारी एल्डिहाइड के जो प्रथम 4 सदस्य हैं उनके नाम हैं और संरचनात्मक सूत्र हैं, और ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसके अथवा में दे रखा है
पेंटेन के संरचनात्मक समावयवों का चित्रण करें। पेंटेन का हमें पहले फार्मूला पता होना चाहिए। पेंटेन का फार्मूला क्या है, हम इस CnH2n+2 ये अल्केन है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ N की संख्या 5 है तो हमारा फार्मूला C5H12 आ जाएगा। और पेंटेन के 3 समावयव हो सकते हैं। आप देखिए कैसे, पहले वाला जो समावयव हम सीधी श्रृंखला लिख के जैसे लिखते हैं नॉर्मली, तो ये हम सीधे इसको 5 कार्बन लिख के इसके चारों तरफ हम H लगा देंगे, इसका मतलब कि कार्बन की स्वयंजकता पूरी कर देंगे। और एन पेंटेन पहला समावयव है एन पेंटेन। दूसरा समावयव आइसोपेंटेन है। इसमें देखिए जो 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में लिखे गए हैं और एक जो है कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है एक है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच किया गया है। तो इसको ये जो दूसरा वाला है ये हम इधर से, अभी तो हमने लेफ़्ट की तरफ से दूसरे कार्बन पर रखा है तो हम दाईं तरफ से दूसरे कार्बन पर भी इसको रख सकते हैं। ऊपर C के ऊपर या नीचे कहीं भी इसको हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा आइसोपेंटेन है। दूसरा समावयव हमारा आइसोपेंटेन है। तीसरा समावयव देखिए नियोपेंटेन है। इसमें 3 कार्बन जो हैं चाहे ऊपर नीचे हों चाहे दाएं बाएं हों तो हमारे 3 कार्बन हैं। ऐसे हमने ये इसकी संरचना ऐसे बनी हुई है। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा समावयव है पेंटेन का, नियोपेंटेन। तो इसके 3 समावयव हो सकते हैं, सीधी श्रृंखला और एक एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। मक्खन व खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर के लिए एक परीक्षण दें। यानी हमें एक टेस्ट करना है जिससे पता लगे कि ये मक्खन और खाना बनाने वाले तेल में क्या अंतर है। तो हम पोटेशियम परमानेंट टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि मक्खन है कैसा, क्या अंतर है दोनों में, मक्खन और तेल में। तो जब हम मक्खन में पोटेशियम परमानेंट विलयन डालते हैं, उसकी कुछ बूंदें डालते हैं, तो जो पोटेशियम परमानेंट का गुलाबी रंग होता है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो ये तो मक्खन हो गया, क्योंकि इसमें संतृप्त वसा होती है, ये संतृप्त यौगिक है, इसमें एकल आबंध होता है तो ये इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा जो हमारा है खाने वाला तेल है वो असंतृप्त यौगिक होता है, असंतृप्त वसा होता है, उसमें 2 या 3 आबंध कार्बन कार्बन के बीच 2 या 3 त्रिआबंध हो सकते हैं और ये पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, जिससे इसका जो गुलाबी रंग है वो गायब हो जाता है। इसलिए इससे हम पता लगा सकते हैं कि मक्खन में तो गुलाबी रंग बना रहता है और जो हमारा खाने वाला तेल है उसमें ये गुलाबी रंग गायब हो जाता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये मक्खन है और ये खाने वाला तेल है। ये इसका हम रासायनिक अंतर परीक्षण से कर सकते हैं। अगला हमारा अब जो है सेक्शन C स्टार्ट हो गया है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन केवल नर में स्रावित होता है। देखिए 4 हार्मोन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है वो तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, ये दोनों में होता है, नर और मादा में। थायरोक्सिन हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से स्रावित होता है, ये भी दोनों में होता है, नर और मादा में। और वृद्धि हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये वृद्धि हार्मोन भी नर और मादा दोनों में ही पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो नर में होता है और ये शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। ये हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बच गया बीच में, हाँ साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखिए। साइक्लोहेक्सेन यानी ये एल्केन है और ये वलय रिंग फॉर्म में है। C6H12 इसका सूत्र होता है और इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें
तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन C6H12, ऐसे बेंजीन रिंग की फॉर्म में करके, और 6 जो कॉर्नर है, कोने हैं, उस पे C हैं, और हर एक C के साथ ये देखिए C की संयोजकता 4 पूरी हो रही है। C के चारों तरफ 4 आबंध हैं, ये ध्यान रखना होता है हमें कि C के चारों तरफ 4 आबंध बने, इसलिए बेंजीन रिंग से 2-2 आबंध पहले हो गए हैं, और 2 आबंध हम हाइड्रोजन लगाकर इसके पूरे कर सकते हैं। तो इसके C6H12 ऐसे ये संरचना हो सकती है। ये कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, अब हमारा ये जो अगला क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हमारा जो प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में ये देखिए, प्रमस्तिष्क जो होता है हमारा, वो मानव का सबसे बड़ा भाग होता है, और जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों का बना होता है। अनुमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का पश्च भाग बनाता है, यानी कि अगर मस्तिष्क हमने पढ़े हैं मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तो ये प्रमस्तिष्क जो है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, और जो अनुमस्तिष्क है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। जो हमारा प्रमस्तिष्क है वो हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक यानी कि जो हमारी मर्जी से होती हैं उनको नियंत्रित करेगा, और जो अनुमस्तिष्क है यह है ऐच्छिक क्रियाओं के साथ साथ जो होता है शरीर के संतुलन बनाने में भी हमारी सहायता करता है। तो ये हमारा अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क में अंतर है। हमारा अगला क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है, जीवाश्म कितने पुराने होते हैं। अगला है इसके बाद, अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन की भूमिका लिखिए, इसकी पुनर्भरण क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। पहले देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो इंसुलिन है, और इंसुलिन का कार्य है रक्त में हमारा जो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन जो है उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, अगर कम स्रावित होता है तो हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, और इससे हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है, और भी डायबिटीज़ होने से और भी कई हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ये इसका अहम भूमिका है कि ये हमारे जो रक्त में है उसके शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी पुनर्भरण क्रियाविधि जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो देखिए, जब हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनको सूचना मिल जाती है, वो सेंस कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि कुछ न कुछ हुआ है रक्त। तो वो क्या करते हैं, इंसुलिन का सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं। इंसुलिन का संश्लेषण होने से क्या होगा, वो इंसुलिन अपना कार्य शुरू कर देता है, उसको कमांड मिल चुकी होती है कि उसको कुछ कार्य करना है, तो वो रक्त का जो शर्करा का स्तर है उसको नियंत्रित कर लेगा, और फिर वो जो शर्करा का लेवल बढ़ा हुआ था वो कम हो जाएगा, और कम होने पर जो फिर अब इंसुलिन का कार्य ख़त्म हो गया है, अब इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं उनको अब पता चल जाएगा कि अब इंसुलिन ने अपना जो काम था शर्करा के लेवल को कम करना वो कर दिया है, तो अब इसको ज़्यादा संश्लेषण की ज़रूरत नहीं, इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन स्रावित करना बंद कर देगा, तो अपने आप ये कंट्रोल हो जाएगा। फिर क्या होता है, जब रक्त की शर्करा का स्तर गिर जाता है तो वो अग्नाशय कोशिकाएं पता चल जाएगा, तो वो उस इंसुलिन को स्रावित करना बंद कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही अपने हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन का श्रावण और इंसुलिन का बनना अपने आप होता रहता है। तो इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म या पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। पुनर्भरण पे मात्रा रह गई। चलो।
अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, शरीर में तंत्रिका ये इसके अथवा में है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अग्नाशय वाला, या फिर आप इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ये भी कर सकते हैं। शरीर में तंत्रिका आवेग का परिवहन कैसे होता है, वर्णन कीजिए। तो इसके लिए आप इसमें तंत्रिका इसमें आप न्यूरॉन का चित्र भी बना सकते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम तंत्रिका न्यूरॉन का चित्र भी बना सकते हैं, तंत्रिका कोशिका का। तो कैसे करता है हमारा तंत्रिका कोशिका में सबसे ऊपर जो है डेंड्राइट होती है। डेंड्राइट वो क्या करती हैं, सूचना को ग्रहण करती हैं, और जो सूचनाएं हैं वो संवेदी सूचनाएं ये जो है डेंड्राइट प्राप्त करती हैं। डेंड्राइट से जब ये आती हैं सूचनाएं, तो ये हमारी विद्युत आवेग के रूप में आती हैं। और फिर ये जो है जब ये हमारी सूचनाएं उसमें प्रवेश करती हैं, तो ये ये हमारे जो है एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में रसायन के द्वारा सिनेप्स से द्रमिका में पहुंचती हैं, यानी डेंड्राइट्स में पहुंचती हैं। रसायन के रूप में ये आती हैं, और लेकिन जब ये तंत्रिका जब ये न्यूरॉन डेंड्राइट्स में कोशिका काय में पहुंचती हैं, तो ये तंत्रिका आवेग में बदल जाती हैं, विद्युत आवेग में बदल जाती हैं। यानी रासायनिक रूप से सूचना आ रही थी, और ये अब उसमें विद्युत आवेग में बदल जाती हैं। और ये कोशिका काय से लेकर अब ये एक्सोन या तंत्रिकाक्ष में प्रवेश करती हैं। विद्युत आवेग उसमें प्रवेश करता है और तंत्रिकाक्ष तक जाता है, और तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर जाने पर जो हमारा ये विद्युत आवेग है, ये क्या करता है, कुछ रसायनों को मुक्त करता है। और ये जो रसायन है, ये रसायन जो हमारा सिनेप्स है वहाँ पर स्रावित होते हैं। और जब वहाँ पर ये रसायन स्रावित होते हैं, तो अगला जो न्यूरॉन है तंत्रिका कोशिका में है, उस अगले न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका के जो डेंड्राइट्स हैं, जो द्रमिकाएँ हैं, इसको ग्रहण कर लेती हैं। और जो वहाँ ग्रहण करने के बाद, यानी कि उसने रसायन फॉर्म में सूचना को ग्रहण किया, और जब ये तंत्रिका कोशिका के अंदर सूचना प्रवेश करती है, तो ये विद्युत आवेग में बदल जाती है। और ये विद्युत आवेग में तंत्रिका कोशिका में संचरण करती है, और जैसे ही अंतिम सिरे में जाती है, तो ये अपना वहाँ पर ये फिर अपना रसायन का स्रावित शुरू कर देती है। एसिटाइल कोलिन होता है जो कि रसायन निकलता है, और ये सिनेप्स में जाता है, और फिर ये अगले वाले तंत्रिका कोशिका में प्रवेश करता है। इस तरह से ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक ये चलता रहता है, जब तक ये अपने कार्यकर अंग तक ना पहुंच जाए, लक्ष्य अंग तक ना पहुंच जाए। ये तंत्रिकाओं द्वारा एक तंत्रिका से कार्यकर अंग तक ये सूचना पहुंच जाती है। इस तरह से जो हमारा तंत्रिका आवेग है वो आगे उसका परिवहन होता है। ये आज का हमारा सेट सी का सॉल्यूशन था। आप इन सैम्पल पेपर्स की तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ना, और कुछ बातें होती हैं जो ध्यान रखनी है। जैसे हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए 2-3 बार, और फिर उसका आंसर दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। और अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद भी उसकी रीडिंग करनी होती है, तो उसको एक बार रीड करना, और कोई गलती हो तो उसको सुधार लेना। इस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये सैम्पल पेपर्स की सॉल्यूशन पसंद आ रही हों,
तो आप इसको लाइक करें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी आपको डाउट है, संशय है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का बस सेट सी कंप्लीट हुआ, बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में कल मिलेंगे।